Welcome all the student of class 7. Today I am here to give you a explanation of poem number 3, past and present. So this is our first poem of PT1. So firstly I will tell you the introduction of this poem. So जो भी आपको मैंने स्लाइड आपको गिवन है आपके वेबसाइट पे, तो उसी स्लाइड को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू द पोएम. So this poem is written by Thomas Hood. So introduction of this poem is that the poem I Remember is written by Thomas Hood. The poem is in first person narration and it consists of 4 stanzas. तो इसमें जो poem है वो एक पर्सन बता रहा है अपनी स्टोरी, जो कि क्या है आपकी 4 स्टैंजा हैं इस पोएम में. इन ईच स्टैंजा द पोइट कंपेयर हिज प्रेजेंट एडल्टहुड लाइफ विद हिज पास्ट चाइल्डहुड डेज. तो हर एक स्टैंजा में जो पोइट है वो अपनी जो प्रेजेंट एडल्टहुड है, जो अपना प्रेजेंट का जो उसका लाइफ है उसको कंपेयर करता है अपने पास्ट से, चाइल्डहुड डेज से. दैट्स वाई दिस पोएम नेम इज़ पास्ट एंड प्रेजेंट. द पोइट थिंक दैट हिज चाइल्डहुड लाइफ वॉज अ प्लीजेंट वन व्हेन कंपेयर्ड विद द पेनफुल प्रेजेंट वन. पोइट जो है वो ये सोचता है कि जो उसकी चाइल्डहुड लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट थी, यानी बहुत ज़्यादा खुशनुमा थी, बहुत ज़्यादा खुशी वाली टाइम था. व्हेन कंपेयर्ड विद द पेनफुल प्रेजेंट वन, जब वो अपने आप को कंपेयर करता है अपनी चाइल्डहुड को, अपने पास्ट चाइल्डहुड को इससे कंपेयर करता है, तो बोलता है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है अभी का प्रेजेंट. हिज लॉन्गिंग एंड डिज़ायर टू रिगेन द चाइल्डहुड डेज आर क्लियरली सीन फ्रॉम रिफ्रेन आई रिमेंबर. तो उसकी जो डिज़ायर है चाइल्डहुड डेज पे वापस जाने की, तो वो हमें क्लियरली दिखती है कि जब वो आई रिमेंबर बोलता है कि मुझे ये याद है. सो इससे हमें पता चलता है कि वो क्या बोल रहा है. सो द थीम ऑफ द पोएम इज़, जो इसकी मेजर थीम है पास्ट एंड प्रेजेंट की, दीज आर मेमोरीज, फ्लीटिंग नेचर ऑफ टाइम एंड चाइल्डहुड इनोसेंस आर द मेजर थीम्स फीचरिंग इन दिस पोएम. तो जो उसकी यादें हैं, जो अपने वो पास्ट डेज को याद करता है, जो बताता है कि वो कितना ज़्यादा इनोसेंट था, जब उसे कुछ पता नहीं था, तो बोलता है कि वही दिन जो थे बहुत ज़्यादा अच्छे थे मेरी लाइफ के, अब क्या है बहुत ज़्यादा बोरिंग डेज हैं. Throughout the poem, the speaker reflect on his childhood memories and talk about the fleeting nature of time. तो वो पूरी पोएम में हमेशा यही बात करता है कि हर एक स्टेंजा में वो अपने आप को कंपेयर करता है अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट से, और बताता है कि कैसे जो हमारा टाइम है वो कैसे चेंज होते रहता है. सो द फर्स्ट स्टेंजा, आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न, द लिटिल विंडो वेयर द सन केम पीपिंग इन एट मॉर्न. तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट टॉक्स अबाउट द हाउस वेयर ही वॉज बॉर्न. तो वो उस घर के बारे में बताता है जहाँ पे वो बॉर्न हुआ है. हिज रिमेम्बरेंस ऑफ सन्स पीपिंग थ्रू द विंडोज़ एट मॉर्निंग. तो वो इस बात को याद करता है कि जब सन उसकी सुबह उनके घर में एंटर करता था, तो उसको याद है कि घर वो जो विंडो थी वहाँ से कैसे जो सन था वो झाँका करता था. पीपिंग मीन्स होता है झाँकना. इंडिकेट हिज चाइल्डिश इग्नोरेंस. तो ये बात हमें ये दिखाती है वो क्या कर रहा है, वो सन को क्या बोल रहा है कि झांकता था, जबकि सन की रेज उसके विंडो से एंटर करती. तो ये क्या है, बता रहा है कि वो चाइल्ड में जब वो चाइल्डिश था तो कितना इग्नोरेंस था. द पासिंग डे फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट गिव प्लेजर टू द चाइल्ड. तो बोला कि पूरे दिन भर जो भी चीज़ें होती थी वो सारी उसे खुशियाँ देती थी. हैंस द डे डज नॉट ईदर एंड अर्ली और प्रोलॉन्ग. तो बोलता है कि जो दिन था वो ज़्यादा लंबा भी नहीं होता था और ना ही जल्दी वो बीत जाता था. हाउएवर एट प्रेजेंट द पोइट विशेज फॉर द नाइट टू टेक अवे हिज ब्रेथ. तो अब क्या है, जो पोइट है उसकी वो चाहता है कि ऐसा एक दिन आए कि क्या हो, उसकी सांसें जो है वो चली जाए उस रात में. हिज डिज़ायर टू डेथ इंडिकेट हिज पेनफुल लाइफ. तो जो उसकी डिज़ायर है अभी प्रेजेंट को लेकर कि वो डिज़ायर है उसकी डेथ की, तो इससे हमें पता चलता है वो कितना ज़्यादा पेनफुल लाइफ उस जी रहा है. द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट इज़ क्लियर थ्रू द पोर्ट्रियल ऑफ सन एंड डे टाइम विच मीन्स ब्राइटर एंड हैप्पियर पार्ट ऑफ हिज लाइफ. तो हमें जो बात पता चलता है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में जो कंपेरिजन कर रहा है, तो वो पास्ट को अपना कैसे दिखाता है, सन से, डे टाइम से दिखाता है, लेकिन जो उसका प्रेजेंट है उसको वो किससे दिखा रहा है, नाइट से. बोल रहा है कि ऐसी कोई नाइट आए. In the present he longs for the night that is darkness which means distress of life. और जो प्रेजेंट में है वो किसको दिखा रहा है, वो बोल रहा है कि रात इतनी लंबी है, तो वो जो रात बात बोल रहा है वो क्या है, उसको क्या दिखा रहा है, डार्कनेस, उसके अंधेरी दुनिया दिखाता है. इन विच मीन्स डिस्ट्रेस ऑफ लाइफ. तो जिसका मतलब क्या है कि वो अपनी लाइफ से कितना ज़्यादा डिस्ट्रेस है. सो दिस इज़ योर फर्स्ट स्टैंजा. नेक्स्ट, सो इसमें कुछ आपके डिफ़िकल्ट वर्ड हैं और कुछ वर्ड मीनिंग है. सो लेट मी अंडरस्टैंड यू. आई रिमेंबर द हाउस वेयर
I was born, the little window where the sun came peeping in at morn. There is a word peeping. Peeping means झांकना. यहाँ पे morn लिखा हुआ है, ये एब्रीवेशन है मॉर्निंग का, तो ये आपका वर्ड है मॉर्निंग. He never came a wink. Wink means होता है पलक झपकना. Too soon, nor brought too long a day. But now I often wish the night. But वो बोल रहा है कि अब मैं विश करता हूँ ऐसी नाइट को. Had borne my breath away, कि जो मेरी सांसें हैं उसको मुझसे दूर ले जाए. This is your first stanza. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. सेकेंड स्टैंजा. आई रिमेंबर द रोजेस रेड एंड वाइट, द वॉयलेट एंड द लिली कर्व, दोज फ्लावर मेड ऑफ लाइट, द लाइलेकस वेयर द रोबिन बिल्ट, एंड वेयर माई ब्रदर सैट, द लैबनम ऑन हिज birthday the tree is living at. So in this stanza the poet moves from his house into garden in the second stanza. अब वो पहले घर से स्टार्ट करता है अपना फर्स्ट स्टैंजा. पहले वो घर के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है, बता रहा है कि उसके पास में ऐसा घर हुआ करता था. अब प्रेजेंट में क्या है, वो हाउस से लेकर अब गार्डन की तरफ को अपने आया है. सो गार्डन में जा आता है तो वो क्या बोल रहा है, द पॉइंट मूव फ्रॉम हिज हाउस इनटू गार्डन इन द सेकंड स्टेंजा. वो गार्डन की तरफ को मुड़ रहा है. इन द गार्डन एज अ चाइल्ड द पॉइंट लुक्ड एट द वैरायटी ऑफ फ्लावर लाइक रेड एंड वाइट रोसेस. तो गार्डन में आता है तो पॉइंट जो है वो जैसे जब बचपन में था, जब बच्चा था, तो वो देखता है वैरायटी फ्लावर्स की, कितने तरह के उसके फ्लावर्स हैं उनके गार्डन में. तो रेड कलर के, वाइट कलर के रोजेज़ हैं, वॉयलेट कलर के लिलीज़ हैं और लैलेकस हैं. ही बिलीव दैट दोज फ्लावर आर हेवनली ब्लेस्ड फ्लावर. तो बोलते हैं कि वो क्या है, स्वर्ग से ब्लेस्ड हैं, तो इसलिए वो क्या है, इतने सुंदर फ्लावर है. उसको बचपन में ऐसे लगता था. लेटर ही टॉक्स अबाउट द, उसके बाद वो किसके बारे में बात करता है, एक लैवेंडम फ्लावर के बारे में बात करता है जो कि उसके ब्रदर ने प्लांट किया था अपने बर्थडे पे. तो उसके जो ब्रदर थे उन्होंने क्या करा था, एक जो लैवेंडम का जो प्लांट था उसको प्लांट किया था अपने बर्थडे पे. तो द लाइन द ट्री इज़ लिविंग एट, अब जो ये लाइन उसने लास्ट में बोली है ना उन्होंने, द ट्री इज़ लिविंग एट. तो इस वर्ड से हमारे क्या दो मीनिंग कन्वे कर रहा है वो. द फर्स्ट वन, जो फर्स्ट मीनिंग है वो है द पर्सन हु हैज़ प्लांटेड इट, यानी कि जिस पर्सन ने इस ट्री पेड़ को लगाया था, डेट इज़ हिज ब्रदर. तो वो कौन थे, उसके ब्रदर थे. इज़ नो मोर वेयर एज अ ट्री इज़ लिविंग, तो अब वो नहीं है, लेकिन ट्री क्या है, वो अभी भी ज़िंदा है और वो अभी भी ग्रो कर रहा है. द सेकेंड वन, तो दूसरी जो मीनिंग निकल के आती है इस लाइन से वो है द ट्री इज़ लिविंग एंड ग्रोइंग बट द पॉइंट इज़ डिकेइंग. लेकिन जो ट्री है वो क्या है, अभी भी ग्रो कर रहा है, जी रहा है, बट जो पॉइंट है वो क्या है, डिके कर रहा है. मतलब कि वो क्या है, वो अपनी लाइफ से बोर हो चुका है या बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में स्ट्रेस आ चुके हैं. सो दिस इज़ योर सेकेंड स्टैंजा. नाउ थर्ड स्टैंजा. आई रिमेंबर वेयर आई वॉज यूज टू स्विंग. अब बोल रहा है कि and thought the air must rush as fresh to swallow on the wing my spirit flew in feathers then. So there is a swing. Swing means होता है झूलना. And through the air must rush as fresh to swallow. Swallow जो है ये kind of bird है, यानी कि bird के बारे में बोला गया है. Spirit means है यहाँ पे खुशी. Feathers means पंख. So third stanza is all about, the third stanza talk about the swinging of the poet in his past. कि वो पास्ट में यानी कि अपने चाइल्डहुड में कैसे स्विंग किया करता था, कैसे झूला करता था, वो बता रहा है. एज अ चाइल्ड ही वॉज लिटिल एंड एनर्जेटिक. जब वो बच्चा था, यानी कि जब वो बचपन में था तो बहुत ज़्यादा क्या था, एनर्जेटिक था, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी थी. हु स्विंग वेरी फास्ट टू फील द रश ऑफ द फ्रेश एयर. तो बोलता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से झूलता था ताकि वो फील कर सके, जो हवा है, फ्रेश एयर है, उसको फील कर सके. ही वॉज लाइक फीदर विच फ्लाई क्विकली बट नाउ ही इज़ हैवी. तो बोल रहे तब उसको ऐसा फील होता था कि ही वॉज लाइक फीदर, कि वो क्या है, पंखों की तरह हल्का है, विच फ्लाई क्विकली, जो कि बहुत जल्दी से उड़ जाता है, बट नाउ ही इज़ हैवी, लेकिन अब क्या है, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है. दिस स्टैंजा कॉन्ट्रास्ट यूथफुल फिजिकल फीलिंग ऑफ विटलिटी एंड ईज विद हैवीनेस ऑफ द प्रेजेंस. तो इस स्टैंजा में उसने अपनी फिज़िकल अपीयरेंस को देख के ये बात कही है कि पहले वो बहुत ज़्यादा हल्का था, यानी कि बहुत ज़्यादा बचपन में था तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था और इतना हल्का था कि उसे अपने आप को वो बहुत ज़्यादा हल्का समझता था, पंखों की तरह. सो समर इज़ चेरिश इन द कंट्री इन विच द पोइट वॉज बॉर्न. सो यहाँ पे लाइन बोल गया, डैट इज़ सो हैवी नाउ एंड समर फूल है could hardly cool the fever on my brow. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, दिस स्टैंजा आल्सो समर इज़ चेरिश इन द कंट्री. तो वहाँ पे जहाँ पे इंग्लैंड के थे पोएट, तो वहाँ पे जो समर का सीज़न होता है बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय किया जाता है. इन विच द पोएट वॉज बॉर्न, तो समर के सीजन में बॉर्न हुआ था. इवन सच अ वंडरफुल समर कुड नॉट हील हीज फीवर. तो बोल रहे हैं कि अब की जो समर है वो बचपन में क्या था, वो समर में बॉर्न हुआ था. तो बोलते हैं अब जो समर है
जो गर्मियों का मौसम है वो उसकी फ़ीवर को भी हील नहीं कर पाता है, फ़ीवर को भी ठीक नहीं कर पाता है, विच माइट मीन हिज सैडनेस और फिज़िकल सिकनेस। तो ये किसकी तरफ को इशारा करता है, ये क्या कन्वे करना चाहता है कि वो कितना ज़्यादा सैड है और उसकी जो फिज़िकल सिकनेस यानी कि जो भी उन्हें बीमारी है वो अब सही नहीं हो पा रही है। लेकिन बचपन में क्या था, वो थोड़ा सा भी बीमार होता था तो तुरंत ठीक हो जाता था। सो नाउ द लास्ट स्टैंजा, आई रिमेंबर। अब यहाँ पे एक वर्ड है हैवी। हैवी का वर्ड यहाँ पे है कि स्ट्रेस जो भी उनको है वो सब। हार्डली मीन्स होता है वेरी डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल। I remember the fir trees dark and high. I used to think their slender tops were close against the sky. It was a childish ignorance, but now it is little joy to know I am farther off from heaven than when I was boy. So यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ये फर ट्रीज आपके देखो यहाँ पे ट्री दिख रहा है ना, ये तो ये ट्री होता है, इसको फर ट्रीज बोलते हैं। एंड यहाँ पे एक वर्ड है स्लेंडर। स्लेंडर मीन्स है पतला। अब यहाँ पे एक वर्ड है चाइल्डिश। चाइल्डिश बचपन। इग्नोरेंस मीन्स मूर्खता। TIS यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है बट नाउ थर्ड लास्ट लाइन TIS, ये आपको इसको प्रोनाउंशिएट करोगे इट इज़। हेवन मीन्स स्वर्ग। सो नाउ in the fourth stanza the poet contrasts the child close relationship with the heaven with the rational knowledge of grown-ups who lost faith on spirituality। तो इसमें फोर्थ स्टैंजा में जो चाइल्ड है वो क्या बोल रहा है, वो अपनी बता रहा है कि बचपन में ऐसा क्या सोचता था कि जो चाइल्ड है वो क्या है, क्लोज रिलेशनशिप है वो हेवन के साथ यानी कि स्वर्ग से उसका रिलेशनशिप है। ग्रोन हु लॉस फेथ ऑन स्पिरिचुअलिटी, जो लेकिन वो अंधविश्वास में इन सब में विश्वास नहीं करता था। During his childhood days, he imagined that the top of the dark and huge fir trees was close to the heaven। तो जब वो बचपन में था तो उसे क्या लगता था कि जो ये पेड़ है, इमेजिन द टॉप ऑफ द डार्क एंड ह्यूज फॉर ट्री, यानी कि जो पेड़ हैं वो क्या हैं, क्लोज हैं हेवन के, यानी कि वो स्वर्ग के पास है, यानी कि वो स्काई को टच कर रहे हैं। उसका लगता था कि जो पेड़ हैं वो स्काई को टच कर रहे हैं। Now the rational mind gives him no joy but makes him to feel that the heaven is a long distance from him to reach। लेकिन बचपन में वो इसी बात से खुश हो जाता था कि जो पेड़ हैं वो स्वर्ग से यानी कि हेवन से जुड़े हुए हैं, तो इस बात को सोच सोच के बहुत ज़्यादा खुश होता था। लेकिन अब वो क्या बोल रहा है, अब मुझे समझ भी आ गई है तो मेरे को क्या वो चीज़ उतनी खुशी नहीं देती है, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि जो हेवन है वो हम उससे क्या है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है। लेकिन उसे बचपन में क्या लगता था कि हेवन से हम क्या है जुड़े हुए हैं, यानी कि हेवन हमारे आसपास ही है। सो दिस इज़ योर स्टोरी। सो लेट मी रिकॉल यू, एक बार मैं आपको रिकॉल कर देती हूँ। फर्स्ट स्टैंजा इज़ ऑल अबाउट कि कैसे वो अपने बताता है कि उसकी जो घर में जो विंडो है वो हाउस में जहाँ पे वो बॉर्न हुआ है, फर्स्ट हाउस को वहाँ पे याद करता है जिस घर में पैदा हुआ था, और बताता है कि जो सन की रेज जो हैं उसके घर में एंटर करती थी। सेकंड स्टैंजा में वो अपनी गार्डन की तरफ को जाता है, वहाँ पे देखता है कि अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स हैं, और जो वो एक पेड़ को याद करता है लेवेंडम को, जो कि उसके ब्रदर ने अपने बर्थडे पे लगाया था। तो वो बोलता है द ट्री इज़ लिविंग एट, ही मीन्स कि जो ट्री है वो अभी भी ज़िंदा है। और थर्ड स्टैंजा में बताता है कि कैसे वो झूला करता था, तो उस समय वो अपने आप को समझता था कि वो ज़्यादा हल्का है, लेकिन अब क्या हो चुका है, वो उसकी जो बॉडी है वो ज़्यादा हैवी हो चुकी है। तो बोलता है समर जो सीज़न होता है उनके यहाँ पे बहुत धूमधाम से बनाया जाता है। तो बोलता है कि समर में जब मैं पैदा हुआ था, लेकिन अब समर का सीज़न मेरे लिए इतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि जो समर का सीज़न है वो मेरी जो फीवर है उसको हील नहीं कर पाता है। सो लास्ट स्टैंजा में बोलता है कि वो एक फर ट्रीज़ को देखता है, तो उसे बचपन में वो इस बात से खुश होता था कि जो ट्री है हम जो है हेवन से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जो फर ट्रीज़ हैं वो हेवन को टच कर रहे हैं, यानी कि स्काई को टच कर रहे हैं। बट अब जो है वो बहुत ज़्यादा समझदार हो चुका है, तो उसे यकीन हो चुका है कि जो हेवन है वो हम उससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है, लॉन्ग डिस्टेंस है। लास्ट में कंक्लूजन इज़ द पोएट लुकिंग एट द पास्ट विद नॉस्टैल्जिक गिव द इम्प्रेशन दैट द प्रेजेंट इज़ पेनफुल। तो जो पोएट है वो पास्ट की तरफ को देखता है और बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बोलता है कि जो प्रेजेंट है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। द टाइटल ऑफ द पोएम सिग्निफाई द एक्ट ऑफ रिमेंबरिंग। तो जो टाइटल है द पास्ट एंड प्रेजेंट, और जो ये लाइन हर एक स्टैंजा में बोली गई है आई रिमेंबर, तो इसमें क्या दिखा रहा है, रिमेंबरिंग दिखा रहा है। The frequent use of the word remembering in the poem indicate the dominant motive of the poet, that is recollection of his past। तो जो बार बार ये वर्ड यूज़ किया गया है, ये जो फ्रेजेस है आई रिमेंबर, ये हमें ये बताता है कि वो कैसे अपने पास को याद कर रहा है। सो दिस इज़ योर स्टोरी, दिस इज़ योर पोएम। आई होप you understood very well।